तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्ट अ न्यू लेसन। आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 12, लेसन 12, जो भारत लोग और अर्थव्यवस्था आपकी पुस्तक है। भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। भारत लोग और अर्थव्यवस्था नाम की जो आपकी पुस्तक है, उस पुस्तक का ये अंतिम अध्याय है। और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल की बुक एक बच जाती है। तो अंतिम चैप्टर जो है इसका, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करेंगे। इन्वायरमेंट और लगभग लगभग ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड ये आपका चैप्टर रहेगा। पहला इसमें हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरणीय या पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। तो जो मानव द्वारा अपशिष्ट जो पैदा किया जाता है किसी भी तरीके से, कचरे से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कचरा तक, वह हमारे पर्यावरण प्रदूषण को इफेक्टिव करता है, या पर्यावरण प्रदूषण को बनाता है। प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। प्रदूषकों के परिवहित एवं विसरित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो प्रदूषण के जो टाइप हैं, पॉल्यूशन के जो टाइप हैं, वो यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। पहला है इसमें वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो 4 प्रकार के प्रदूषण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला हम देख लेते हैं जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन। सामान्य सा एक टॉपिक है ये। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों आदि में उपलब्ध जल शुद्ध नहीं रह गया है। इसमें अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। जब जल में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है और इस तरह वह उपयोग के योग्य नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में जल में सतह शुद्धिकरण की क्षमता जल को शुद्ध नहीं कर पाती। जल प्रदूषण के अनेकों कारण हैं। यहाँ पर देखिए, बहिस्राव को काटते हुए नई दिल्ली में संलग्न अति प्रदूषित यमुना पर झाग की व्यापक परत के बीच नौकायन। तो यहाँ पर झाग बहुत फैली हुई है, यमुना नदी है ये। जल प्रदूषण का एक एग्जाम्पल। आगे देखते हैं। यद्यपि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों, अपरदन, भूस्खलन और पेड़ पौधों तथा मृत पशु के सड़ने गलने आदि से प्राप्त प्रदूषकों से भी होता है, तथापि मानव स्रोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक चिंता के वास्तविक कारण हैं। मानव जल को उद्योगों, कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित करता है। इन क्रियाकलापों में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक है। तो जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वाटर पॉल्यूशन को। तो प्रदूषण के प्रकार एवं स्रोत हम इसे देख लेते हैं, टाइप एंड सोर्सेज पॉल्यूशन के। पहला है टाइप एयर पॉल्यूशन, सन्निहित प्रदूषण। और प्रदूषण के लिए कौन से कारक हैं सबसे ज़्यादा? रीजन क्या क्या है कि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा मात्रा में आपका बढ़ रहा है। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, जो है इसके लिए एक कारण बताया जा रहा है। SO2, SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, एल्डेहाइड्स, एस्बेस्टोस एवं बेरिलियम। जबकि प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं, सोर्स हैं, वो हैं कोयला, पेट्रोलियम, डीजल दहन, डीजल जलाना, ठीक,
औद्योगिक प्रक्रम, ठोस कचरा निपटान, वाहित मल, जल मल निपटान आदि। अगला है वाटर पॉल्यूशन, बदबू, धूलित एवं निलंबित ठोस कण, अमोनिया तथा यूरिया, नाइट्रेट एवं नाइट्राइट्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, तेल एवं ग्रीस, चिकनाई, कीटनाशकों एवं पीड़कनाशी के अवशेष, टैनिन, कोलिफॉर्म, एमपीएम, जीवाणु गणना, सल्फेट्स एवं सल्फाइड्स, भारी धातुएं जैसे कि सीमा, आर्सेनिक, पारा, मैंगनीज आदि रेडियोधर्मी पदार्थ तत्व हैं। तो प्रमुख स्रोत जो हैं इसमें है वाहित मल निपटान, नगरीय वाही जल, उद्योगों के विषाक्त कृषि भूमि के ऊपर से बहता जल, बहिस्राव तथा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। अगला है भू प्रदूषण, जो लैंड पॉल्यूशन है उसे देखते हैं। मानव एवं पशु मलादि विषाणु तथा जीवाणु तथा रोग वाहक, विलयन, कीटनाशक एवं उर्वरक अवशिष्ट, क्षारीयता, क्लोराइड्स, रेडियोधर्मी पदार्थ, अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान, पीड़कनाशी एवं उर्वरकों का उपयोग। अगला है नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, सहन क्षमता से अधिक ध्वनि, तो जितना हम सुन सकते हैं अगर उससे ज़्यादा अगर ध्वनि अगर आती है तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल हो गए वायुयान, मोटर वाहन, गाड़ियाँ, औद्योगिक प्रकरण तथा विज्ञापन या मीडिया। आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट में कौन सा टॉपिक देख रहे थे? हम देख रहे थे वाटर पॉल्यूशन या जल प्रदूषण। उत्पादन प्रक्रिया में उद्योग अनेक अवांछनीय उत्पाद पैदा करते हैं, जिनमें औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अपशिष्ट जल, जहरीली गैसें, रासायनिक अवशेष, अनेक भारी धातुएं, धूल, धुआं आदि शामिल होता है। अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहते जल में अथवा झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप विषाक्त रासायनिक तत्व जलाशयों, नदियों तथा अन्य जल भंडारों में पहुंच जाते हैं, जो इन जलों में रहने वाली जैव प्रणाली को नष्ट करते हैं। सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग चमड़ा, लुगदी व कागज वस्त्र तथा रसायन हैं। आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है, जैसे कि अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि भी प्रदूषण उत्पादन करने वाले घटक हैं। इन रसायनों को नदियों, झीलों तथा तालाबों में बहा दिया जाता है। यह सभी रसायन जल के माध्यम में जमीन में स्रवित होते हुए भूजल तक पहुंच जाते हैं। उर्वरक धरातलीय जल में नाइट्रेट्स की मात्रा को बढ़ा देते हैं। भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेले व पर्यटन आदि जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी जल प्रदूषण का कारण है। भारत में धरातलीय जल के लगभग सभी स्रोत संदूषित हो चुके हैं, मानव के उपयोग के योग्य नहीं हैं। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार की जल जनित बीमारियों का एक प्रमुख स्रोत होता है। संदूषित जल के उपयोग के कारण प्रायः दस्त या डायरिया, आंतों के कृमि, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग जल जनित होते हैं। तो भारत में 1/4 रोग जल जनित हैं हमारे यहाँ। यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है, वो देख लेते हैं तालिका में। 12.2 गंगा एवं यमुना नदियों में प्रदूषण के स्रोत। नदी एवं राज्य। गंगा नदी यूपी और बिहार और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। प्रदूषित पटरियां हैं इसमें कानपुर का अफवाह तंत्र, वाराणसी का अनुप्रवाह और फरक्का बांध। प्रदूषण की प्रकृति, कैसा प्रदूषण होता है? कानपुर में औद्योगिक प्रदूषण है। नगरीय केंद्रों का घरेलू अपशिष्ट, नदी में लाशों का विसर्जन, मौचरी जो हम करते हैं, लाशें दहन करना,
तो वो भी इसके लिए बहुत बड़ा कारण है। अगला है मुख्य प्रदूषक हैं आपका कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना तथा कोलकाता जैसे नगर घरेलू कचरे को नदी में निर्मुक्त करते हैं। अगली नदी है यमुना, दिल्ली एवं यूपी से होते हुए जाती है। दिल्ली से चंबल के मिलन तक, मथुरा व आगरा तक। हरियाणा व उत्तर प्रदेश द्वारा पानी का सिंचाई हेतु निर्गमन कृषि गतिविधियों के कारण यमुना जल में उच्च स्तर पर सूक्ष्म प्रदूषकों का प्रवाह, दिल्ली का घरेलू एवं औद्योगिक कचरे का नदी में प्रवाहित करना, दिल्ली का अपने घरेलू अपशिष्ट को नदी में डालना। तो ये अलग अलग रीजन आ गए। अगला है हमारे पास एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैसें, कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसे संदूषकों की वायु में अभिवृद्धि व उस अवधि के रूप में लिया जाता है जो मनुष्यों, जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधन के रूप में के प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण होती है। जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, शीशा तथा एस्बेस्टास को निर्मुक्त करते हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र, तंत्रिय तथा रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियां होती हैं। नगरों के ऊपर कोहरा, जिसे शहरी धूम्र कोहरा कहा जाता है, वस्तुतः वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है। नगरीय पर्यावरण का वर्षा जल विश्लेषण इंगित करता है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों से सदैव कम होता है। तो यहाँ पर ग्रीन लिस्ट टॉप पॉल्यूशन ग्रीन लिस्ट टॉप 10 पॉल्यूशन साइट्स, और यहाँ पर रानीपेट है जगह, वो भी पॉल्यूटेड है काफ़ी, ये चेन्नई में पड़ती है। एयर पॉल्यूशन बिगेस्ट किलर इन साउथ ईस्ट एशिया, सेज WHO। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नॉइस पॉल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकीय अन्वेषणों के चलते हाल ही के वर्षों से यह एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़फोड़ कार्य, तीव्र चालित मोटर वाहन और वायुयान इत्यादि हैं। इनमें रसायन, लाउडस्पीकर, फेरी वाले तथा सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सव संबंधी कार्यों से होने वाली आवधिक किंतु प्रदूषण करने वाले शोर को भी जोड़ा जा सकता है। सुस्थिर शोर के स्तर को डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि स्तर के द्वारा मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में से यातायात द्वारा पैदा किया गया शोर सबसे बड़ा क्लेश है। इसकी तीव्रता और प्रकृति इन घटकों पर निर्भर करता है, जैसे कि वायुयान वाहन, रेलगाड़ी के प्रकार, उन सड़कों की दशा का साथ साथ वाहन की स्थिति, ऑटोमोबाइल के संदर्भ में जैसे कारकों पर निर्भर करती है।
समुद्री यातायात में शोर की तीव्रता माल को चढ़ाने व उतारने का निपटान करने वाले पत्तन तक अधिक सीमित रहती है। उद्योग भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है, जिसमें उद्योग के आधार पर तीव्रता भिन्न-भिन्न होती है। ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है तथा इसकी तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे इत्यादि मुख्य मार्ग से दूर कम होती जाती है। भारत के कई बड़े शहरों एवं महानगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक है। कई जगह भारत में ध्वनि प्रदूषण काफ़ी बड़ी मात्रा में फैल चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो यहाँ पर एयर पॉल्यूशन जो नॉइस पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक जानकारी दी गई है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ओशियंस 10 टाइम्स नॉइजर टुडे देन 40 ईयर्स एगो। तो जो हमारे महासागर हैं वो 10 बार 40 वर्षों पहले जो नॉइस पॉल्यूशन होता था उस पॉल्यूशन को अभी के टाइम पे रिलीज कर रहे हैं। ये एक स्टडी के बारे में पता किया गया, तो उससे पता चला। स्कॉर्पियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो इंस्टीट्यूट है, इसमें कुछ लोगों ने काम किया तो उसमें ये चीज़ें पता चली। नगरीय अपशिष्ट का निपटान। तो जो अर्बन वेस्टेज है उसको हम डिस्पोजल कैसे करेंगे उसके बारे में कुछ बातें हैं। नगरीय क्षेत्रों को प्रायः अति संकुल, भीड़-भाड़ तथा तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाएं और उसके परिणामस्वरूप साफ-सफाई की खराब स्थिति एवं प्रदूषित वायु के रूप में पहचाना जाता है। ठोस अपशिष्टों, कचरे के द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा जनित अपशिष्ट की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है। ठोस कचरे की अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने एवं प्रयुक्त सामग्रियां शामिल की जाती हैं, जैसे कि जंग लगी टिनें, टूटे कांच के सामान, प्लास्टिक के डिब्बे, पॉलीथीन की थैलियां, रद्दी कागज, राख, ट्रॉफियां, सीडी आदि का भिन्न-भिन्न स्थानों पर लगाया जाता है। इस त्यागे गए सामान को कूड़ा-करकट, रद्दी, गंदगी एवं कबाड़ आदि कहते हैं, जिनका दो स्रोतों से निपटान प्रतिष्ठानों से होता है, घरेलू प्रतिष्ठानों से और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों से के स्थलों पर डाला जाता है, जबकि औद्योगिक व्यावसायिक इकाइयों के कचरा का संग्रहण एवं निपटान जन सुविधाओं नगरपालिकाओं के द्वारा निचली सतह की सार्वजनिक जमीन गड्ढों पर निस्तारित किया जाता है। कारखानों, विद्युत ग्रहों तथा भवन निर्माण या विध्वंस से भारी मात्रा में निकली राख या मलबे के परिणाम स्वरूप गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। ठोस अपशिष्ट से अप्रिय बदबू, मक्खियां एवं कृंतकों जैसे चूहे से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड, मियादी बुखार, गलघोटू, डिप्थीरिया, दस्त तथा हैजा, कॉलरा जिसे हम कहते हैं, आदि। इसके साथ ही यह कूड़ा-कचरा अक्सर क्लेश पैदा करते हैं। जब कभी भी इनका लापरवाही से निपटान किया जाता है, तो यह हवा के फैलने एवं बरसाती पानी से छितरने के कारण परेशानी का कारण बनता है। नगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण से भी औद्योगिक अपशिष्टों में वृद्धि होती है। औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से जल प्रदूषण की समस्या होती है। नगर आधारित उद्योगों तथा अनुचारित वाहन मल के कारण नदियों के प्रदूषण में
अनुप्रवाह में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एवं गंभीर समस्या है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व बेंगलुरु आदि महानगरों में ठोस अपशिष्ट के 90% को एकत्रित करके उसका निपटान किया जाता है, लेकिन देश के अन्य अधिकांश शहरों में अपशिष्ट का 30% से 50% कचरा बिना एकत्र किए छोड़ दिया जाता है, जो गलियों में, घरों के पीछे खुली जगहों पर तथा परती जमीनों पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो जाते हैं। इन अपशिष्टों को संसाधन के रूप में उपचारित कर इनका ऊर्जा पैदा करने व कंपोस्ट खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अनुचारित अपशिष्ट धीरे-धीरे सड़ते हैं और वातावरण में विषाक्त गैसें छोड़ते हैं, जिसमें मीथेन गैस भी शामिल है। तो इसमें कुछ स्टोरी दी गई है। अच्छा, केस अध्ययन है, केस स्टडी है, तो केस स्टडी हम देख लेते हैं। क्या केस स्टडी है इसके अंतर्गत? चलिए, दौराला में पारिस्थितिकी के पुनर्भरण और मानव स्वास्थ्य के सुरक्षण का एक अनुकरणीय उदाहरण केस अध्ययन। प्रदूषक भोक्ता है के वैश्विक नियम के आधार पर मेरठ के निकट दौराला में लोगों की प्रतिभागिता के सहारे पारिस्थितिकी के पुनर्भरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रयास किया गया है। मेरठ के एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा पारिस्थितिकीय पुनर्भरण के एक मॉडल की रचना के 3 वर्ष बाद परिणाम आने आरंभ हो गए। दौराला स्थित उद्योगों के पदाधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों और अन्य पणधारियों की मेरठ में हुई मीटिंग में परिणाम सामने आए। लोगों के शक्तिशाली तर्कों, प्रामाणिक अध्ययनों और दबाव ने इस गांव के 12,000 निवासियों को एक नया जीवनदान दिया। सन 2003 की बात है कि दौराला वासियों की दयनीय दशा ने एक जनहित सभा, सिविल सोसाइटी का ध्यान आकृष्ट किया। 12,000 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव का भूजल भारी धातुओं के संपर्क से संदूषित हो चुका था। इसका कारण यह था कि दौराला के उद्योगों के अनुपचारित अपशिष्ट जल का भूजल स्तर में निस्तारण हो रहा था। एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य स्तर संबंधी सर्वेक्षण किया और एक रिपोर्ट बनाई। उस संगठन, ग्रामीण समुदाय और जनप्रतिनिधियों ने आपस में बैठकर इन समस्याओं के टिकाऊ समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उद्योगपतियों ने पारिस्थितिकी की गिरती दशा को नियंत्रित करने में गहरी रुचि दिखाई। गांव की ऊपरली टंकी, ओवरहेड टैंक की क्षमता बढ़ाई गई और समुदाय को पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए 900 मीटर की अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाई गई। गांव के गाद युक्त तालाब को साफ किया गया और इसे गाद विमुक्त करके पुनः जल से भर दिया गया। बड़ी मात्रा में गाद को हटाकर अधिक मात्रा में जल का मार्ग प्रशस्त किया गया तथा जल भ्रंतों में जल पुनः भरा गया। जगह-जगह वर्षा जल संग्रहण की संरचनाएं बनाई गई, जिससे मानसून के पश्चात भूजल के संदूषण में कमी आई। 1000 वृक्षों को लगाए गए, जिनसे पर्यावरण संवर्धन हुआ। अब एक केस स्टडी है ये छोटी सी, कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अगर आपके गांव में, शहर में हो जाता है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो दौराला एक यूपी का गांव लिया गया और इसमें पानी की क्वालिटी को सुधारा गया, कुछ पेड़ लगाए गए और पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में लाया गया। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत की गई हैं और बाद में देखा गया कि पर्यावरण वहाँ का ठीक ठाक हो गया है। एक्टिविटी हैं,
हम क्या फेंकते हैं और क्यों? जैसे हम कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सड़क पर या कहीं पर भी, और क्यों फेंकते हैं इसका रीज़न है, हमारा कचरा या अपशिष्ट कहाँ जाकर समाप्त होता है? रद्दी बिनने वाले बच्चे कचरे को क्यों खंगालते हैं? क्या इसका कुछ मूल्य होता है? क्या हमारा नगरीय अपशिष्ट उपयोगी है? माहिम मुंबई में नगरीय अपशिष्ट का एक दृश्य। तो यहाँ पर नगरीय अपशिष्ट उठाता एक ये हाथ में दिख रहा है। अगला यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उससे पहले हम इस पैराग्राफ को ख़त्म कर लेंगे। ग्रामीण शहरीय प्रवास, तो जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो इसे एक बार देख लेते हैं। क्या ये भी कहीं पॉल्यूशन का रीजन तो नहीं बन रहा है? चलिए। ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर जनसंख्या प्रवाह अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे कि नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलित प्रारूप आदि है। भारत में नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, चूंकि छोटे एवं मध्यम नगरों में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होते हैं। गरीब लोग सामान्यतः अपनी आजीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर सीधे महानगरों में पहुंच जाते हैं या पहुंचते हैं। इस विषय पर बेहतर समझ बनाने हेतु नीचे एक अध्ययन दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और ग्रामीण नगरीय प्रवास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। तो केस स्टडी दी गई है नीचे। रमेश अनुबंध के आधार पर, अनुबंध मतलब होता है कि आपका जैसे जैसे हम कह सकते हैं अनुबंध को, अभी मुझे एग्जैक्ट इसके शब्द याद नहीं आ रहा, ठेके पर, ये भी ठेका भी, ये अलग टाइप का वर्ड हो गया। अनुबंध मीन्स होता है चलिए अभी इसका वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, आगे को बढ़ते हैं। रमेश अनुबंध के आधार पर तलचर, उड़ीसा का कोयला क्षेत्र में निर्माण स्थल पर पिछले 2 वर्षों से एक वेल्डर के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक। तो अनुबंध के रूप में, अनुबंध मतलब लिखित रूप में इन्होंने कुछ दिया हुआ है, तो इतने साल का अनुबंध जो बॉन्ड भरे जाते हैं, बॉन्ड के आधार पे इनको रखा जाता है। तो उस आधार पे रमेश यहाँ पर काम कर रहा है अनुबंध के आधार पर, कि 3 साल की आपके काम करने की कार्यावधि 3 वर्ष होगी या 5 वर्ष होगी, उसके बाद आप कार्य स्वतः ही छोड़ देंगे। ठीक। तो इस तरीके का एक अनुबंध बनाया जाता है। तो ये हो गया। ठीक। तो अनुबंध इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। वह अपने ठेकेदार के साथ, तो ठेकेदार, ठेका भी कह सकते हैं इसको, तो ये ठेका अलग तरीके का है कि काम कराने वाला ठेका। ठेकेदार के साथ साथ देश भर में विभिन्न जगहों जैसे सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर आदि नगरों में जाता है। वह प्रतिवर्ष अपने पैतृक गांव में पिता के पास 20,000 रुपये भेजता है। उसके द्वारा भेजे गए पैसे मुख्यतः दैनिक उपभोग, स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई आदि पर खर्च होता है। कुछ पैसे कृषि, जमीन की खरीद तथा घरों के निर्माण पर भी खर्च होता है। रमेश के परिवार के रहन-सहन का स्तर सार्थक रूप से सुधरा है। 15 वर्ष पहले हालत ऐसे नहीं थे 15 वर्ष पहले हालात ऐसे नहीं थे। परिवार बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसके 3 भाई और उसके परिवार 3 एकड़ भूमि पर निर्भर परिवार बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था। रमेश को अपनी पढ़ाई 9वीं कक्षा में ही छोड़नी पड़ी। शादी के बाद वह और भी कठिन परिस्थितियों से घिर गया। इसी समय रमेश अपने गांव के कुछ सफल उत्प्रवासियों से प्रभावित हुआ, जो लुधियाना में काम कर रहे थे और गांव में अपने परिवारों को पैसे और उपभोक्ता वस्तुएं भेजकर पाल पोस रहे थे। इस तरह परिवार की कंगाली और लुधियाना में नौकरी का भरोसा पाकर वह अपने मित्र के साथ पंजाब चला गया।
उसने 1988 में लुधियाना में एक ऊन फैक्ट्री में ₹20 प्रतिदिन की मजदूरी पर 6 माह तक काम किया। अपनी इस अल्प आय में व्यक्तिगत खर्चों का इंतजाम कर पाने की मुश्किल के साथ-साथ उसने नई संस्कृति और पर्यावरण के साथ स्वयं को अनुकूलित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने अपने दोस्त के मार्गदर्शन पर लुधियाना से सूरत, गुजरात में काम करने का निर्णय लिया। सूरत में उसने वेल्डिंग के कार्य करने का कौशल सीखा और इसके बाद वह उसी ठेकेदार के साथ अलग-अलग जगहों पर जाता रहा। जाता रहता है। हालांकि रमेश के गांव में उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है, परंतु उसे अपनों से दूर रहने की जो पीड़ा है उसे झेलनी पड़ती है। वह अपनी पत्नी एवं बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि उसकी नौकरी अस्थायी और स्थानांतरित है, तो ट्रांसफ़र होते रहते हैं और दूसरा क्या है, परमानेंट जॉब नहीं है। तो रमेश की ये एक स्टोरी हो गई कि भाई जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करते हैं तो उनके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ पर ये बात इसमें दिखाई गई है। तो इसके ऊपर टिप्पणी की गई है, विकासशील देशों में रमेश जैसे गरीब, अर्धशिक्षित एवं अकुशल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से प्रायः शहरी क्षेत्रों के असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के छोटे-मोटे धंधे परिवार का पोषण करने के लिए प्रवास करते रहते हैं। चूँकि गंतव्य स्थान पर मजदूरी काफ़ी कम होती है, इसीलिए पत्नियों को गाँव में बच्चों और बड़ों की देखभाल के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी कारण ग्रामीण नगरीय प्रवास में पुरुषों का प्रभुत्व होता है। तो जो पुरुष हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि गाँव से शहरों की ओर कुछ कमाने के लिए निकल आते हैं, जिनसे कि उनकी पारिवारिक स्थितियाँ सुधर सकें। बट इसके पीछे कारण ये रह जाता है या इसके पीछे कमी ये रह जाती है, हम ये कहें कि वो क्या होते हैं, अर्धशिक्षित होते हैं और अकुशल होते हैं। उनको कोई स्किल प्रॉपर नहीं आती किसी भी काम के बारे में और उनकी एजुकेशन भी बहुत हद तक अच्छी नहीं होती है। तो एक असंगठित भी होते हैं, उनका कोई क्लब नहीं है, किसी तरीके की कोई यूनिटी नहीं है, तो वहाँ पर फिर उनके साथ शोषण होता है। तो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ हमने छोड़ दिया था यहाँ पर, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, इसे ज़रा पढ़ लेते हैं। चलिए। वर्तमान समय में विश्व की 6 अरब जनसंख्या में से 47% जनसंख्या नगरों में रहती है। 6 अरब में से 47% पॉपुलेशन नगरों में रहती है और निकटतम भविष्य में इसमें और अधिक जुड़ जाएंगे। इस अनुपात का 2008 तक 50% तक पहुंचने का अनुमान है। ये सरकारें दबाव बनाएंगी कि वे जीवन की वांछित गुणवत्ता के लिए इष्टतम अवसंरचना के साथ नगरीय क्षेत्रों को जीने के लिए बेहतर स्थान बनाएं। सन 2050 तक विश्व की अनुमानित 2/3 जनसंख्या नगरों में रह रही होगी, जो क्षेत्र की अवसंरचना और नगरों के संसाधनों पर और अधिक दबाव डालेगी। यह दबाव स्वच्छता, स्वास्थ्य, आपराधिक समस्याओं तथा नगरीय गरीबी के रूप में व्यक्त होता होगा। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि एक प्राकृतिक वृद्धि के परिणामस्वरूप, जब मृत्यु दर की अपेक्षा वृद्धि दर अधिक हो, निवल अप्रवास, जहां बाहर जाने वालों की अपेक्षा आने वाले अधिक हों, और कभी-कभी नगरीय क्षेत्रों का पुनः वर्गीकरण जिसमें आसपास की ग्रामीण जनसंख्या को शामिल कर लिया जाता है, के कारण बढ़ती है। भारत में एक अनुमान के अनुसार 1961 के बाद शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में 60% की वृद्धि हुई है और इसमें 29% जनसंख्या के ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी क्षेत्रों में की ओर प्रवास किया है। तो 1961 में के बाद से ज़्यादा लोग शहरों की ओर आने लगे। भाई शहरों की ओर आने का कारण क्या है? देखिए, हम लोग बात करते हैं कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। रूरल टू अर्बन, तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होने का रीज़न क्या है भाई? सबसे पहले तो रीज़न इसके पीछे आता है रोज़गार। अच्छा, रोज़गार हटाओ, एम्प्लॉयमेंट तो बहुत बात की बात रह जाती है। इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें हम देखते हैं।
रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये बेसिक नीड है इंसान की। सबसे पहले तो उसे क्या मिलती है? रोटी मिलती है, इसमें एम्प्लॉयमेंट है, आपका रोज़गार मिलता है कुल मिला के। अच्छे कपड़े पहन सकता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड है अच्छा हो जाता है, और रहने के लिए मकान भी उसके पास हो जाता है वहाँ पर। तो जीवन स्तर को सुधारने के लिए रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करता है। फिर इसमें हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत जुड़ते रहती हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम गंदी बस्तियों की समस्याएं पढ़ेंगे, या मलिन बस्तियों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम एरिया। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है और उसका लास्ट पार्ट भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।